कैसे बताएंगे बच्चों को, कैसे वो पता करें कि संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं जितनी भी पेड़ पौधे और ये दी गई है, इन्हें काम करने से और उन्हें प्रदर्शित करने से जो हमें अक्षर प्राप्त होते हैं वो संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि प्रकृति द्वारा मिली हुई है। जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी अंक हैं, जो भी अंकगणित हैं, ये सब कैसी होती है? सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये प्राकृतिक संख्याएं हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सब क्या अनंत तक, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या और मिला दी जाए, कौन सी संख्या होती है? 0। तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर्स हो जाते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, अब अब तक कोई संख्या बची नहीं है, होल नंबर। तो उसके लिए मैंने एक जगह बनाया है, जैसे ये संख्या है वही कितनी है? 6। आप आ जाइए सर बच्चों, उसमें 6 काउंट करके बताना। इसके नीचे बताइए संख्या कौन सी है? 9 काउंट करना। ठीक है, अब ये इस वाले बॉक्स में ये 1 तो आया नहीं, तो क्या करेंगे? जो ये 1 है इसको ले जाएंगे ऊपर उठा के, स्लाइड करते और यहाँ इसको क्या कर देंगे? हाथ से क्या बना देंगे इसको? हाथ से। अब यहाँ से जुड़ो, 1 उठाओ ऐसे, उसके बाद 7 और उसके बाद 5। कितने हुए? अब इसमें से पहला की बात करूं तो यहाँ पर आगे कोई हमारी संख्या नहीं है। अगर आगे कोई संख्या होती तो फिर जो इसका 1 ये वाला है दहाई पे जो है, ये फिर से स्लाइड होके ऊपर चलेगा। अंदर पहले पेस्ट किया है, फिर ऊपर से किया, इसमें ऐसे आके इसको ऐसे घुमाया। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, जो कौन बनता है वो 2 रेखाओं से मिलकर बनता है। इसे हम धीरे धीरे उठाते हैं तो बच्चे बता सकते हैं। यहाँ से अगर 0 से हम 0 से 90 के बीच के कौन जो होते हैं वो न्यून कौन होते हैं। इस तरीके से बच्चे घुमा के बताते, बच्चे ज्यादा अच्छे से उसे दिखता है। अब अगर ये हमारा 90 पे आता है, बिल्कुल सीधा है, यहाँ से मैंने इसको ये दिखाया भी है, बॉक्स के ऊपर दिखाया है, तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री यानी कि समकोण बनता है। इससे आगे जाएंगे तो जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधे से लेके जाते हैं तो हमारा द्वितीय कोण बनता है, सरल कोण भी कहते हैं। ये पूरा बनेगा 180 का। कोई हम साथ साथ बोर्ड पे करके उसे दिखाएंगे। यहाँ से फिर हम अधिक कोण के बारे में बताएंगे। तो 180 से आगे जाएंगे इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन जो है वो अधिक कोण का है। अगर पूरा दिखाते हैं यहाँ तक तो ये 360 का 60 डिग्री से संपूर्ण कोण हमारा यहाँ से बनेगा। इससे हम एंगल को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हो रही है सहयोग की, हमारे कुछ शिक्षण में बताया गया सहयोग एक दूसरे का जरूरी होता है, चाहे साइन करने की बात हो, चाहे कहीं की बात हो। तो आज हम सहजीवन के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे सब मिलकर। सहजीवन जो है पेड़ पौधों में, दूसरे जंतुओं में, मनुष्यों में भी पहले बहुत पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। अगर 1 2 किसान है, पड़ोसी
एक किसान के पास गन्ने की फसल है, दूसरे किसान के पास गेहूं की फसल है। तो जिसके पास गन्ने की फसल है उसे गेहूं खरीदने नहीं पड़ते थे, और जिसके पास गेहूं की फसल होती थी उसे चीनी और गुड़ नहीं खरीदना पड़ता था। ये सहजीवन होता है। ये पेड़ पौधे और दूसरे जीवों में पाया जाता है। तो जो सहजीवन होता है वो लाइकेन का आपने नाम सुना होगा, कवक और शैवाल का बहुत अच्छा उदाहरण है। और दूसरा सहजीवन जो होता है, सहजीवन अंग्रेजी में सिम्बायोसिस करते हैं, सहजीवन से पढ़ते हैं। तो सहजीवन जो है ये दो जीवों का ऐसा आपस में कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों जीव एक दूसरे जीव से अपने जरूरत की चीजें ले लेते हैं और जो उसकी जरूरत की चीजें होती है उसे दे देते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। ये सहजीवन होता है। और सहजीवन जो है हमारा एक पौधा होता है दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलें होती है उनमें सहजीवन पाया जाता है। दलहनी फसलें जो दाल वाली फसलें होती हैं जैसे चना, मटर, जौ, मूंग, मसूर, तो उसमें होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है कोई बताएगा? 78%। लेकिन ये पौधों के किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस रूप में पौधे नाइट्रोजन को ले ही नहीं सकते। और हर एक पौधे को, पृथ्वी पर जितनी भी फसलें होती हैं, जितने पौधे होते हैं, सबको वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि ये उनके किसी काम की नहीं, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जबकि वो नाइट्राइट के रूप में होती है, तो इसका यूज नहीं कर सकते। तो हमारी जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, जो दलहनी फसलें होती है, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या काम करता है, वो जड़ों से, पौधों की जड़ों में गांठें बनाता है और उन गांठों से अपने लिए थोड़ा थोड़ा भोजन ले लेता है और उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में जड़ों में फिक्स कर देता है। और वो पौधे वहीं से नाइट्रोजन लेकर, और 25% तक दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोजन के लिए हम खेत में क्या डालते हैं? कोई बताए नाइट्रोजन के लिए खेत में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं ना। यूरिया जिसमें कितने % नाइट्रोजन होती है? 40% लिखा होता है। आपके पास जो कट्टा बोरा है, हम सब किसान परिवारों से आते हैं। तो जो ये हमारा, ये मेरे हाथ में पौधा है, ये पौधा उड़द का पौधा है। अभी फसल कट चुकी है, ये तो एक खरपतवार के रूप में है। तो आप इस पौधे को देख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है ये। इसमें वो सब चीजें उपस्थित है, जड़ भी उपस्थित है, नोट्स भी उपस्थित है, और हो सकता है नोट्स में बैक्टीरिया भी हो। नोट्स भी, वे गांठें भी उपस्थित है, जिनमें वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो जड़ों से अपने लिए भोजन ले लेता है और उन्हें नाइट्रोजन दे देता है। इसलिए जो पहले जमाने में ज्यादातर खेतों में किसान यूज करते थे फसल चक्र, उसका भी महत्व, फसल चक्र का भी महत्व यही होता है कि पहले खेत में आप ऐसी फसल बोइए जिसमें अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, उसके बाद खेत में ऐसी फसल बोइए जिसमें कम नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, तो वो अपनी भी पूर्ति करेगी। खेत में जड़ तो खेत में रह जाएगी। इस पौधे को आप यहाँ से उखाड़ लोगे, जड़ तो इसकी खेत में रह जाएगी, ये बैक्टीरिया भी खेत में रह जाएगा, ये नोट्स भी खेत में रह जाएगी, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही रहेगा। अगली फसल ऐसी बो दीजिए जिससे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, फिर भी कम खाद डालना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी जड़ों में गांठें उपस्थित है, देख लीजिए। कोई नुकसान नहीं है, बैक्टीरिया कोई नुकसान का नहीं है कि आपको नुकसान करेगा। रियल ऑब्जेक्ट से हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी, वास्तव में गांठें होती हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की। और ये बच्चों से, हम सब से जुड़ा हुआ एक TLM है, रियल ऑब्जेक्ट का TLM है, जिससे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये जो हमारी दाल वाली फसलें होती है जितनी भी, उन सब में पाया जाता है। और दाल वाली फसलों में एक चीज और ज्यादा होती है, अगर खाएंगे बच्चे तो क्या होता है इनमें ज्यादा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। टाइम कम है तो इसलिए